अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने बेटा सुना होगा जिसमें हमने एक सिस्टम डिस्कस किया था जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते थे। हमने उसमें प्लेन डिस्कस की थी, स्पेस डिस्कस की थी। तो ये लेक्चर सुनने से पहले पिछला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा ताकि इसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। आज हम पढ़ना चाह रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। बेटा जो पहला लेक्चर था हमारा लेक्चर 1, जिस दिन मैं वेक्टर्स को डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक बात की थी, वेक्टर्स को हम सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के अपने रूल्स हैं। तो मतलब अगर आज मैं वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूं तो कोई भी सिंपल अरिथमेटिक रूल मैं अप्लाई नहीं कर सकता। वेक्टर्स को ऐड करने के अपने रूल्स हैं। लिखते तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर हैं, बेसिकली ये ज्वाइनिंग है। हम वेक्टर को ऐड नहीं करते, बेसिकली हम वेक्टर को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। आज हम बेसिकली वेक्टर को जोड़ना सीखना चाहते हैं कि वेक्टर किस तरह आपस में जोड़े जाते हैं। तो उसकी हमारे पास बहुत सारी कंडीशन हैं। उनको पढ़ने से पहले अकेले ज़रा एक वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर का ये जो एरो वाला साइड है इसे हम नाम देते हैं हेड भी, इसे हम नाम देते हैं टिप भी। हेड भी कहते हैं, टिप भी कहते हैं। जो ये है इसे हम नाम देते हैं टेल। वेक्टर की ये हेड और टेल डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज हम जो ज्वाइनिंग करेंगे उसमें ये दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। हेड को कैसे यूज़ करना है, टेल कैसे यूज़ होगी, तो हमने इन चीज़ों को फॉलो करके चलना है। सबसे पहले सिंपल और सादा बात, एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उनको हम नाम देते हैं पैरेलल वेक्टर। अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे? देखिए बेटा, एक वेक्टर हमारे पास ए है, एक वेक्टर हमारे पास बी है। आप देख सकते हैं मैंने दो ऐसे वेक्टर ज्वाइन किए हैं। पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ी है। दो ऐसे वेक्टर ज्वाइन किए हैं जिन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दो पैरेलल वेक्टर्स का हमें सम चाहिए हो, एडिशन चाहिए हो, तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं है। दो वेक्टर पैरेलल हों तो समझ लें उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, उन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो सिंपली उन दोनों का सम होता है a प्लस बी। और याद रखिएगा दो वेक्टर्स का जो सम है, जो मजमुआ है, ये इसी कंडीशन में ही मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। दो वेक्टर्स की एडिशन उस वक्त मैक्सिमम आती है, ज़्यादा से ज़्यादा आती है जब वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये हमारा मैक्सिमम आंसर होता है। मतलब दो वेक्टर ऐड होके इससे बड़ा आंसर नहीं दे सकते। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं जब दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री का है, उस वक्त भी उनका जो सम है ना मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं जी। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, हम बात करते हैं एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स।
अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये है, दो हमारे पास ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं, एक ये हो गया, एक हमारे पास ये वेक्टर हो गया, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, टोटली अपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब हमें ऐसे दो वेक्टर्स का सम चाहिए होता है तो इनको हम सिंपली, जो इनमें बड़ा वेक्टर होता है, छोटे वेक्टर के साथ उसका डिफरेंस ले लेते हैं। कोई हम इसके ऊपर कोई रूल, कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। पैरेलल हो सिंपली ऐड कर लो, एंटी पैरेलल हो डिफरेंस ले लो। जैसे हमने पैरेलल पे कहा था कि इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 0 है, तो एंटी पैरेलल पे बनने वाला एंगल 180। जब हम 180 की बात करते हैं तो 180 पे हम जो दो वेक्टर्स का सम लेते हैं, बेसिकली वो उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो जो रिजल्टेंट आएगा फिर वो किस तरफ होगा, तो आप देखें अगर ये वेक्टर इस तरफ है और इसकी मैग्नीट्यूड भी कम दिखाई दे रही है, तो इतना वेक्टर b इसमें से माइनस हो जाएगा। रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में लाई कर रहा होगा जो कि बड़ा वेक्टर होगा। कहीं इस तरफ हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ रहा होगा जो कि a वेक्टर का पार्ट बनेगा और इस तरफ कहीं आएगा, ये टुकड़ा इसमें से हम निकाल देंगे। लेकिन अगर, अब ये तो सिंपल सी सादा सी सिचुएशन थी, अगर हमारे पास कंडीशन आ जाए ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की क्रिएट हो जाए, अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, ना पैरेलल हैं ना एंटी पैरेलल हैं, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, ये इस तरफ लाई कर रहा है, ये इस तरफ लाई कर रहा है। इन दोनों का एडिशन हम कैसे लेंगे, इन दोनों का सम हमारे पास कैसे आएगा, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों की निस्बत। बेटा यहाँ पर देखें, मैंने एक रूल अप्लाई किया हुआ है, पहले वेक्टर के हेड के साथ मैंने दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ी है। ऐसा प्रोसेस, ऐसा रूल जिसमें हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दें, तीसरे वेक्टर कोई यहाँ पर है तो उसकी टेल को हम जोड़ दें दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, सो ऑन चलते जाएं। जब हम रिजल्टेंट निकालने बैठेंगे तो ज़ाहिर बात है हम पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देंगे। अब जो मैंने ये ड्रॉ किया है ना, जो मैंने पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ड्रॉ किया है, इसे हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो मैं ये रिजल्टेंट वेक्टर निकाली बैठा हूँ है तो ये a प्लस बी। मैं बहुत सारी बातें मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं जो इस वक्त एक्सप्लेन करना बनती हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन जो सिंपल सादा बात है पहले वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो सिंपल बातें हैं हमारे पास, वो प्रोसेस जिसमें हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ दें और आखिरी वेक्टर के हेड को पहले वेक्टर की टेल से जोड़ें, तो इस रूल को हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल सिंपल जो मैंने ये अप्लाई कर दिया कि हेड टू टेल है। लेकिन बेटा इतना तो मैं भी जानता हूं कि इस वक्त आपके माइंड में क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, सर जब आपने दो पैरेलल वेक्टर ऐड किए थे तब भी आपने कहा था रिजल्टेंट a प्लस बी है, तो यहाँ भी आप कह रहे हैं रिजल्टेंट a प्लस बी है, तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क तो ना हुआ, ये तो फिर दोनों एक जैसी बातें हुई? तो बिल्कुल भी एक जैसी बातें नहीं हैं, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ये मैंने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया है, ये उसकी मैग्नीट्यूड नहीं है कि ये कितनी मिकदार का होगा, ये वेक्टर कितनी मैग्नीट्यूड रखता होगा।
वो बात इस वक्त डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वो प्रूव नहीं कर रहा क्योंकि वो इसलिए कि वो आपका रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो फार्मूला देना बहुत ज़रूरी है। अगर इस कंडीशन में हमें किसी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए हो कि वो कितनी मिकदार रखता है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। इसकी अपनी एक डेरिवेशन है लेंथी, फिर मैं किसी दिन किसी लेक्चर में कर दूंगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई बनने वाला एंगल है जो कि ना ही 0 है ना ही 180 है, इन दोनों के दरमियान कोई एंगल है, तो उसकी मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से निकालते हैं, जो हमें अब क्लियर होगी कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा था, मैं यहाँ पर क्या बात एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो ज़रा देखें। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं हमारे पास जो ये वेक्टर था, ये था जी 4 मीटर का, ये वेक्टर था जी 3 मीटर का। जब ये दोनों पैरेलल थे तो मैं सिंपली कहूँगा 4 + 3 7, जो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास वो 7 मीटर का आ गया। 4 + 3 7। अगर मैं यहाँ आऊँ, इसको भी मैं मान लूँ ये 4 मीटर का था और ये मेरे पास पड़ा हुआ है 3 मीटर का, जो मैंने उसके अपोजिट लगाया था। अब तो ज़ाहिर बात है 4 - 3 मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन के मुताबिक 7 मीटर आंसर आ रहा है, यहाँ हमारे पास 1 मीटर आंसर आ रहा है। देखें, दो वेक्टर्स के दरमियान ऐड करते हुए मैक्सिमम एंगल 0 से लेकर 180 तक हो सकता है। 0 पे आंसर 7 मीटर आ रहा है, 180 पे आंसर 1 मीटर आ रहा है, जो मुझे ये बताना चाह रहा है इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट 1 मीटर से लेकर 7 मीटर तक कहीं भी लाई कर सकता है। 1 से 7 तक, मिनिमम 1 मैक्सिमम 7, इनके दरमियान कहीं भी लाई कर सकता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों एंगल्स को छोड़कर किसी इस एंगल पे आ जाता हूं कि मेरे पास सिचुएशन कुछ ये है कि बेटे एक वेक्टर जो ए, मैं बार बार कह रहा हूं 4 मीटर का, दूसरा वेक्टर बी जो मैं कह रहा हूं 3 मीटर का। इस वक्त मैंने इनके दरमियान एंगल रख लिया 90, रिजल्टेंट पे गया तो ज़ाहिरी बात है शो तो यहाँ a + b कर रहा हूँ, लेकिन आंसर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? मैंने पहले कहा ये वाला फार्मूला मेरी पूरी हेल्प करेगा। अब देखें, यहाँ मैं एंगल लिए खड़ा हूँ 90, cos 90 0, ये टुकड़ा ख़त्म हो गया। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर आ गए तो ये टुकड़ा ख़त्म हो गया। जब ये टुकड़ा ख़त्म हुआ, इट मीन्स जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, अब तो मैं सिंपली इस फार्मूले को यूं भी यूज़ कर सकता हूँ, r = a² + b²। अब a मेरे पास क्या है 4, 4² 16, 3² 9, 16 + 9, 4 का स्क्वायर 16 लिख देता हूं, 16 + 9, ये तो मेरे पास चला गया 25, आंसर आ गया 5। आपने एक चीज नोट की, जब दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे गए, अब ना आंसर 7 आया ना 1 आया, वो तो इनके दरमियान कहीं मेरे पास क्या आ चुका है 5 मीटर। लेकिन एक बात आप नोट कर रहे हैं, जब एंगल कम था मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की ज़्यादा थी। एंगल 0 से बढ़ के 90 पे गया, मैग्नीट्यूड कम हो गई। एंगल 90 से बढ़ के 180 पे गया, मैग्नीट्यूड और कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ, जब दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल इंक्रीजिंग पे लगा होता है, बढ़ रहा होता है, उनके एडिशन की जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट में आ रही होती है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। एंगल जितना बढ़ता गया, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड उतनी कम होती गई। इट मीन्स एडिशन हमें एक बात बता रही है, दो वेक्टर जितने कम एंगल पे जुड़े होंगे मैग्नीट्यूड ज्यादा, जितने ज्यादा एंगल पे जुड़े होंगे मैग्नीट्यूड कम। तो इसी तरह
यकीनन यहाँ पर भी कोई ना कोई एंगल की वैल्यू तो होगी। जब हम उस वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास कुछ और आंसर आएगा। तो मतलब जब हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा एंगल हो जो ना कि 0 है ना 180 है, कुछ भी है, तो हम इस फार्मूले को यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। अब ये चेक करना चाहता हूं कि जो ये दो वेक्टर मैंने जोड़े हैं, अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर दूं, कि जगह को चेंज कर दूं, बी पहले ए बाद में, इनकी सीक्वेंस चेंज कर दूं, क्या इस आने वाले रिजल्टेंट में कोई चेंज आती है? ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पहले मैं ये डायग्राम ज़रा यहाँ पे ले आता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, पहला वेक्टर ए, बी, ये इन दोनों के दरमियान रिजल्टेंट क्या था जी हमारे पास? अब बार बार कह रहा हूं ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ये डायग्राम वाला हमें क्या बता रही है? ये रिजल्टेंट वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट है। वो कंबाइन इफेक्ट ज्यादा भी आ सकता है, वो कंबाइन इफेक्ट कम भी आ सकता है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है उससे हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो दो वेक्टर मैंने यहां जोड़े, ये ए ये बी, अगर ये दोनों वेक्टर ए की प्लेन में हैं, दोनों वेक्टर ए की प्लेन में हैं, मैं जरा इनको चेंज करता हूं। पहले ले आता हूं बी को, फिर ले आता हूं ए को। अब देखते हैं क्या होता है। बी जैसे यहां है मैंने वैसे यहां रख दिया, ए जैसे यहां है मैंने वैसे यहां रख दिया। ये पहले हमारे पास था ए प्लस बी, ये अब मेरे पास आया रिजल्टेंट बी प्लस ए। बेटा गौर करें, जितनी मैग्नीट्यूड ए प्लस बी की है उतनी मैग्नीट्यूड बी प्लस ए की है। जो डायरेक्शन इस रिजल्टेंट की है वही डायरेक्शन इसी रिजल्टेंट की है। एक वेक्टर के अंदर दो चीजें ही तो देखनी होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दूसरा लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये बात वाज़ेह थी, जब दो ऐसे वेक्टर हमारे पास आ जाएं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, वो दोनों पैरेलल वेक्टर होते हैं, वो दोनों इक्वल वेक्टर होते हैं। उन्हें इक्वल कहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों सेम है। पैरेलल तो वो इसलिए है क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है। यहाँ हमारे पास दो ऐसे वेक्टर आ गए हैं, ये भी वही डायरेक्शन है, ये भी वही डायरेक्शन है, ये भी वही मैग्नीट्यूड, भी वही मैग्नीट्यूड। इसका मतलब वेक्टर्स की ऑर्डर चेंज कर देने से हमारे आने वाले रिजल्टेंट वेक्टर पर कोई चेंज नहीं आई, उसकी मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही। इसका मतलब जो आंसर ए प्लस बी का आया वही आंसर बी प्लस ए का आया। दोनों का एक दूसरे के इक्वल आना, दोनों रिजल्टेंट वेक्टर्स का एक दूसरे के इक्वल आना, ये चीज़ शो करती है कि वेक्टर की जो एडिशन है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। वेक्टर्स की सीक्वेंस चेंज कर देने से उनके रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आती। बेटा याद रखें, एंट्रेंस टेस्ट में बहुत से आप टेस्ट और भी देंगे एमसीक्यू टाइप, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे घुमाएगा फिराएगा पेपर सेटर, तो वहाँ पर बहुत से एमसीक्यूज ऐसे शॉर्टकट में हल हो जाते हैं। इसे देखिए कैसे, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। लो जी, मैं मुदस्सिर मलिक पॉइंट ए से भागता भागता गया पॉइंट बी पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पहाड़ों में घूम फिर रहा था। जैसे ही मैं बी पर पहुंचा बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश। मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की कि मैं इस बारिश से बचना चाहता हूँ, भागता हुआ किसी पॉइंट सी पर आ गया।
आगे देखता हूँ तो रास्ता ब्लॉक है, पहाड़ नीचे उतर रहा है, मजबूर हुआ, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ गई, भाग के गया कहाँ पर जी, पॉइंट डी पर, यहाँ आया स्नोफॉल, फिर नीचे गया पॉइंट ई पर। तो आप देखें मैं बड़ा ऐसे जिग-जैग मूव करता रहा हूँ। फर्ज किया ये मैंने तय किया था 4 मीटर, ये मैंने तय किया था 3 मीटर, ये फिर मैंने 4 किया 3 मीटर में, फिर तय किया 3 मीटर। तो बताएं मैंने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो हेड टू टेल रूल सीधा अप्लाई करके मैं यहाँ पर ले आऊँगा। जो मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो बेसिकली ये है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक तय किया है। तो अगर ये MCQ सेंटेंस में था तो मैं इसे अब हल कैसे करूँ? बेटा ये हल हो चुका हुआ है, ये खुद ही अपना रिजल्ट दे रहा है। देखिए A से B और C से D इन दोनों की डायरेक्शन तो बेटे हो गई सेम, 4 मीटर 4 मीटर, तो मैं कहूँगा ये तो हो गया 8 मीटर। 3 मीटर 3 मीटर, मैं कहता हूँ बेटा ये हो गया हमारे पास क्या 6 मीटर। तो यकीनन जो मैंने ऊपर डिस्प्लेसमेंट शो किया था वो ज़ाहिर बात है ये था जो मेरा रिजल्टेंट है। और दो वेक्टर भी ऐसे मिल चुके हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो वो हमें पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलरली आ जाएं तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला फार्मूला सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, आसान, फटाफट अप्लाई करो, रिजल्ट ले लो। आपके पास क्या बनेगा 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 64 36 4 एन जाएगा आंसर हमारा कहाँ 10 मीटर पे। तो हमने टोटल 10 मीटर तय किया। तो बेटा ये तो थी हमारी सिंपल सी वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने का तरीका। अब हम जा रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जानिब। व्हाइट बोर्ड मिटाते हैं ताकि हम इसको यूज कर सकें। वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये थी हमारी एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हम उससे अगली टर्म पे जा रहे हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो बेटा मैंने हेडिंग तो दे दी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम करेंगे क्या? बुक में है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रियल में ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या है? देखिए बेटा अब जी जब मैं एडिशन ऑफ वेक्टर आपको समझा रहा था तो मैंने एक बात की थी, हम कहते तो एडिशन है लेकिन बेसिकली हम करते हैं ज्वाइनिंग। सब्ट्रैक्शन भी बेसिकली 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स की ज्वाइनिंग है, लेकिन इसमें हम एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेते हैं जो हम ज्वाइन करते हैं। मतलब हालात यहां भी कुछ एडिशन वाले ही हैं। जिस तरह हमने वहां हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर्स को जोड़ा था, यहां भी हम हेड टू टेल रूल्स के मुताबिक वेक्टर को जोड़ेंगे। तो जरा देखें कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या बात करना चाह रहे हैं। देखिए बेटा एक वेक्टर ए, ये मैंने उसके साथ एक वेक्टर जोड़ दिया बी। एक बात याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वेक्टर्स के दरमियान कभी भी आपने एंगल जानना हो कि 2 वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल है, तो बेटा हमेशा उनकी आपस में जोड़ी जाती हैं टेल्स। जब हम 2 वेक्टर्स की आपस में टेल्स जोड़ते हैं ना, टेल्स आपस में जोड़ दी, तो हमें उनके दरमियान एग्जिस्ट करने वाला प्रॉपर एक एंगल मिल जाता है। अब मेरे पास ये वेक्टर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं लेना चाह रहा हूँ 2 वेक्टर में सब्ट्रैक्शन, तो मुझे इनमें से एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर चाहिए होगा। तो अगर मैं b का नेगेटिव वेक्टर बनाता हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं b के ऑपोजिट आऊँगा, ये मेरे पास -b आ जाएगा। अब मैं बेसिकली a और -b का एडिशन करना चाह रहा हूँ, इनको जोड़ना चाह रहा हूँ। वो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा बेसिकली वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का होगा।
अब मैं इस वेक्टर को यहाँ ले आता हूँ, एक ही प्लेन में अगर ये दोनों हैं, मैंने इस वेक्टर को उठाया, वेक्टर बी को, ये मैं इस वेक्टर बी को शो करके कहीं ये इधर, ये माइनस बी को मैं यहाँ पे ले आया। एक ही प्लेन में रहते हुए जब हम एक वेक्टर को शिफ्ट कर रहे होते हैं दूसरी जगह पे बगैर उसके एंगल चेंज किए, इसे हम नाम देते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। तो ये मैंने बेसिकली पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर किया। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ तो मैं इसको भी यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, बी यहाँ शिफ्ट हो सकता है तो ए भी यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ये हमारे पास बन चुकी है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जब हम दो वेक्टर्स के दरमियान जो रिजल्टेंट ले रहे होते हैं, बेसिकली वो हम ले रहे होते हैं डायगोनल से। अब जो मैंने ये इन दो वेक्टर का जो ये रिजल्टेंट लिया है, अब ये रिजल्टेंट साफ बता रहा है ये तो बेसिकली आ चुका है a माइनस बी, रिजल्टेंट है वेक्टर a माइनस बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ चुका है वो a माइनस बी। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे की है ज्वाइनिंग, तो मैं इसे यूं असल में कहना चाहता हूँ ये a प्लस माइनस बी है। चूंकि मैंने यहाँ पर भी दो वेक्टर्स को जोड़ा है, ये तो मैंने निकाल लिया रिजल्टेंट, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने एडिशन की मैग्नीट्यूड बताई थी, वैसे मैं यहाँ रिजल्टेंट की भी मैग्नीट्यूड चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने एडिशन की मैग्नीट्यूड बोला क्या दी थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसके साथ क्या था सर, अंडर रूट। ये रिजल्टेंट तो हम तब ले रहे थे जब हमारे पास रिजल्ट a प्लस बी था। यहाँ हमारे पास आ चुका है a माइनस बी। इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमारा मसला हल। बेटा आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और दो वेक्टर्स हैं भी अपोजिट, तो पक्की बात है कि इनके दरमियान बनने वाला एंगल 180। अगर ये सारा एंगल 180 है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ये थीटा है, टोटल 180 है, जो ये मेरे पास आएगा वो तो बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। जब ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो हम ज़रा इसको यहाँ लेके आते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। मैथ में कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बेसिकली बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास टर्म आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जो कि कॉस 180 माइनस थीटा की जगह हम ले आए माइनस कॉस थीटा। इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। जब दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करके हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो बेटा वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला फार्मूला। हमारे पास एडिशन की मैग्नीट्यूड आ गई, हमारे पास सब्ट्रैक्शन की भी मैग्नीट्यूड आ गई। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें बेटा, आपको याद है जब हमने एडिशन की थी तो हमारी एडिशन दो वेक्टर्स के कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रही थी। वो क्या थी, हम जब वेक्टर्स की ऑर्डर चेंज करते थे तो हमारे मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन पे, रिजल्टेंट की कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो हमने कहा था कि a प्लस बी जो है ना वो b प्लस ए के इक्वल है और हमारी एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। तो याद रहे सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। सब्ट्रैक्शन में जो हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल आ जाता है लेकिन डायरेक्शन में इक्वल नहीं आता। और हम जानते हैं दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी। तो सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड भले सेम होगी, डायरेक्शन की वजह से
ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। तो बेटा हम अपने लेक्चर्स का, अपने इस आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट इंशाअल्लाह नए कॉन्सेप्ट्स, नई चीज़ों के साथ हम वेक्टर के हवाले से आएंगे। यहाँ तक अपना जो चैप्टर है वो आप तैयार कर लें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको अपने ज़माने रखे। खुदा हाफ़िज़।